तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का अपना एपिसोड, है ना। और शुरुआत करते हैं अश्विनी जी से। प्लीज जो बुक पढ़ रहे हैं शेयर करें, फिर आगे चलते। गुड मॉर्निंग राजेश जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जी जी। जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला बाय डेल कार्नेगी। इसका चैप्टर है शहद की बूंद। तो कल रॉक फ्लेयर की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह से की। मेरे जीवन का यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगली बार मुझे इस महान कंपनी के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मिलने का सौभाग्य मिल रहा है। मुझे आपसे मिलने में बहुत ज्यादा गर्व का अनुभव हो रहा है और मैं इस मुलाकात को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर यह बैठक 2 हफ्ते पहले हुई होती तो मैं यहाँ आपके सामने किसी अजनबी की तरह खड़ा होता और केवल कुछ ही लोगों को पहचान पाता। परंतु पिछले हफ्ते से मैं दक्षिणी कोयला क्षेत्र के सभी कैंपों में घूम चुका हूँ और मैं आप सभी के घर जाकर आप सबसे व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ और मैं आपके बीवी बच्चों से भी मिल रहा हूँ। हम यहाँ पर अजनबी की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह मिल रहे हैं और मैं इसी दोस्ताना माहौल में आपके और अपने साझा हितों के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। चूंकि ये कंपनी के अफसरों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की मीटिंग है, इसलिए आपकी सदाशयता की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं दुर्भाग्य से इन दोनों श्रेणियों में नहीं आता। परंतु मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से अंतरंगता से जुड़ा हुआ हूँ और इस तरह से मैं स्टॉक होल्डर्स और डायरेक्टर्स का प्रतिनिधि हूँ। क्या यह दुश्मनों को दोस्त बनाने की कला का बेहतरीन उदाहरण नहीं है? मान लीजिए रॉकफ्लेयर ने दूसरी शैली से बात की होती। मान लीजिए उन्होंने हड़तालियों को दोषी ठहराया होता, उनके सामने विनाशकारी तथ्य प्रकट किए होते और उन्हें धमकाया होता। मान लीजिए उन्होंने अपनी आवाज की टोन और हाव भाव में यह बताया होता कि वे गलत हैं। मान लीजिए उन्होंने तर्कशास्त्र के समस्त नियमों का प्रयोग करते हुए यह साबित कर दिया होता कि मजदूर हमेशा की तरह गलत थे। तो क्या होता? क्या इसका परिणाम यह होता कि दोनों ही पक्षों में तनाव बढ़ता, नफरत बढ़ती, विद्रोह बढ़ता? बिल्कुल सही। अगर किसी मनुष्य के दिल में आपके प्रति दुर्भावना और विद्वेष है तो आप तर्कशास्त्र के सहारे उससे अपनी बात नहीं मनवा सकते। डांटने वाले माँ बाप, फटकारने वाले बॉस या पति तथा चिड़चिड़ी पत्नियों को यह समझ लेना चाहिए कि लोग अपने विचार नहीं बदलना चाहते। शक्ति के प्रयोग द्वारा उन्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वे आपसे या मुझसे सहमत हो जाएं। परंतु अगर हम उनके प्रति विनम्र और दोस्ताना प्रभाव रखें तो शायद हम उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। लिंकन ने यही बात 100 साल पहले कही थी। यह रहे उसके शब्द। एक पुरानी और सच्ची कहावत है, एक गैलन सिरके के बजाय शहद की एक बूंद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती हैं। इसी तरह अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, उसे अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो पहले उसे यह एहसास दिलाएं कि आप उसके मित्र हैं। यही वह शहद की बूंद है जो उसके दिल को जकड़ लेगी और यही वह महान रहा है जिसके द्वारा आप उसके विचारों को भी बदल सकते हैं। धन्यवाद राजेश जी। बैक टू होस्ट। धन्यवाद अश्विनी जी। और बहुत अच्छे से आपने बताया कि अगर हम किसी दबाव देके काम नहीं किया, जैसा हम तर्क से, एक बारी हम तर्क से किसी को अच्छी चीज बता भी दें, हम सही बोल रहे हैं, अगला आदमी गलत बोल रहा है, ये भी साबित हो जाए, तो भी वो हमारी बात मानेगा, तो ये जरूरी नहीं है। और इसलिए हमें लोग व्यवहार के नियम का पालन करना चाहिए और उनको अपने आप पे बात लेके समझानी चाहिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को दोषी बता के और चीजों को वो करके, तो वो हमारी बात सुनते हैं और मानते भी। चलिए, तो प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक स्टोरी शेयर करना चाह रहे थे, तो प्लीज आप बताएं। सभी को नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर। सर, जो मेरा चैप्टर है, जो बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें टॉपिक है सर, कलाकार हमारे भीतर है, अपनी रचनात्मकता को उभारें।
तो एक्चुअली में क्रिएटिविटी से रिलेटेड है ये। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़ा सर्वेक्षण हुआ सर, उसमें पता लगाया गया कि मतलब इस चीज पे सर्वेक्षण किया गया कि एज के अकॉर्डिंग कैसे क्रिएटिविटी हमारी रहती है या कोई भी रचनात्मकता है वो कैसे रहती है। तो ये पाया गया कि 40 की एज तक में जो सर्वेक्षण किया गया, 40 की उम्र थी जिनकी, उनमें खाली जो क्रिएटिविटी बची थी खाली 2% क्रिएटिविटी। उससे कम की एज में अगर हम देखें 35 साल का उन्होंने जो सर्वे किया उस टाइम भी क्रिएटिविटी जो पाई गई सर, वो भी यही पाई गई कि 2% ही है। उससे 30% वालों में जो पाई गई सर, ये पाई गई क्रिएटिविटी वो पाई गई 3% के लगभग पाई गई। उससे कम एज में जो उन्होंने किया सर्वे सर, वो सर्वे किया लगभग 8 साल की एज में। 8 साल की एज में जो क्रिएटिविटी सर जो पाई गई वो लगभग 10% थी। एक मिनट, 10% थी। और मतलब और उससे कम एज में जो क्रिएटिविटी थी वो बहुत ज्यादा थी उससे। तो ये पाया गया कि 5 से 7 साल की उम्र में हम में से 80% लोग, मतलब ये पाया गया कि जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती जाती है हम लोगों की क्रिएटिविटी मतलब कम होती जाती है। हम लोग एक नजरिया जो बनाते हैं उस चीज को कम होता रहता है। हमारी जो कल्पनाशीलता होती है वो कहीं ना कहीं हमारी जो इंटर रिलेटेड होती है, जो रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, दोनों चीजें इंटर रिलेटेड होती है। और ये एक एक होता है ना कि हर चीज हमारे भीतर है। हमारी कल्पनाशीलता की योग्यता की शक्ति क्या है, हम खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं सक्षम, प्रभावशाली और योग्य होते हैं। इससे रिलेटेड सर मैं एक एग्जांपल के द्वारा इस चीज को मैं फिनिश करना चाहूंगा। एक बार क्या होता है कि एक बंदा रहता है मकान में, मतलब बहुत अच्छा घर होता है उसका। वो कहता है कि मैं ये मकान में रहता रहता थक गया हूँ और अब मैं चूर हो गया हूँ, मेरे को इस घर में रहने का बहुत कोई मन नहीं करता है। तो वो क्या करता है, एक एजेंट को बुलाता है। एजेंट को बुलाता है और कहता है कि यार मैं ना इस घर में रहता रहता थक गया हूँ, तो मुझे एक नए घर में रहना है। और वो ना से डिस्क्राइब करता है कि मैं मेरे को किस तरह के घर में रहना है। वो कहता है कि मेरे को एक मेरा कमरा इस तरह का होना चाहिए, मतलब मेरा बड़ा कमरा होना चाहिए, मेरा मकान में इतनी पीछे जमीन होनी चाहिए, इतनी आगे जमीन होनी चाहिए, और उस कमरे का आकार ऐसा होना चाहिए, उसकी वास्तुशिल्प ऐसे होनी चाहिए, उसमें आगे गार्डनिंग इस तरह की होनी चाहिए। तो वो कहता है कि उस एजेंट से कहता है सर वो कि मेरे को ये घर बेचना है और मेरे लिए आप नया घर तलाशो। तो एजेंट उस तरह का जैसा वो चाहता है, कल्पनाशीलता जैसे रहती है उस बंदे की, तो वैसा घर सर सजाता है वो, मतलब ढूंढता है, खूब ढूंढता है, खूब ढूंढता है। और उसका जो एग्जिस्टिंग होता है उसका भी एक वो दे देता है कि भाई ये घर बिकने वाला है और एक नया घर, दोनों चीजें मैंने कोरिलेट कर देता है। तो एक बार ऐसे ही क्या होता है कि जो व्यक्ति को बोर हो जाता है ना घर में, मतलब जो बेचना चाहता था अपना घर, तो एक बार क्या करता है कि वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है ना। तो न्यूज़पेपर जब वो पढ़ रहा होता है तो उसमें वो फोन करता है एजेंट को। कहता है कि अरे वाह, मेरे को तो घर मिल गया जैसा मैं चाहता था, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल आकार है, वैसे ही कमरे हैं, वैसी जमीन है जैसी मेरे को चाहिए थी। तो फिर वो बोलता है, एजेंट को बोलता है कि आप आ जाओ, मेरे को घर दिखाने के लिए चलो। वो कहता है कि ठीक है, आप वहीं रुको, मैं आता हूँ आपके घर में, कि फिर उसके बाद हम दोनों घर देखने के लिए चलेंगे। वो जैसे ही आता है ना सर, वो तो कहता है, तैयार शुरू होते हैं वो लोग और कहते हैं कि चलो देखने चलते हैं। तो एजेंट जो होता है वो कहता है कि सर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिस घर के बारे में इस एडवर्टाइजमेंट दिया था ये आप ही का घर है। तो हम लोग भी, वो हैरान हो जाता है वहां। तो वहां पे क्या है कि हम, इन्होंने राइटर ने वो इस तरह से किया कि हम उसी हैरान आदमी के जैसे ही हैं। कई बार हम अपनी योग्यता और क्षमताओं पर, खास तौर से रचनात्मक कल्पना के क्षेत्र में संदेह करते हैं। जो मतलब अपनी कल्पनाशीलता है उसके बारे में हम संदेह करते हैं, जो रचनात्मकता है उसके बारे में संदेह करते हैं। अगर हम किसी तरह से देख सकते हैं कि वाकई हम क्या है, तो हम समझ पाते हैं कि हमारे भीतर पहले से ही कितनी ज्यादा प्रतिभा भरी है। हमारे भीतर यह देखने की रचनात्मक योग्यता पहले से ही है कि हम क्या चाहते हैं। हमें इस योग्यता को कहीं बाहर तलाश नहीं करना है, सब कुछ हमारे अंदर है। तो ओवर टू दास, थैंक यू। ग्रेट प्रदीप जी, मजा आ गया। और कल आपने बहुत ग्रेट स्पीकिंग की थी और हम आपके प्रशंसक हो गए, है ना। कल आपने फोरम पे भी बहुत अच्छी टॉक की और हमें बड़ी खुशी हुई।
है ना। और जनरली हमारे फोरम पे जितने भी लोग हैं डे बाय डे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभी आपने बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करी, और बिल्कुल कि कई बार हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते, जब दूसरे एंगल से कोई हम ही को दिखाता है, हम किसी और को समझ लेते हैं उसका घर, उसका अलग अलग एंगल से जब फोटो खींचेगी तो उसे लगता है तो यही है ना। तो बिल्कुल हम लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है ना, हम क्योंकि जो परिस्थितियों से कई बार हम हार जाते हैं, कई बार परिस्थितियों से हम जीना शुरू कर देते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, तो हमें लगता है यार कि हम मतलब उन परिस्थितियों में गुलाम टाइप के हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं वो वही वाली जो कहानी रिलेट करती है कि हाथी को बचपन में एक जंजीर से बांधा जाता है, तोड़ने की कोशिश करता है तो खून निकलता है। अब जब वो बड़ा हो जाता है तब तक भी उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं जंजीर से बंधा हूँ, तो अब कोई रस्सी से भी बांध देगा तो वो उसको वही चीज याद रहेगा। तो हम भी अक्सर लाइफ में यही करते हैं कि हम भी यह समझने लगते हैं हम जंजीरों से बंधे हुए हैं, है ना, और इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो खून निकलेगा। तो इसी वजह से हम कोई बड़ा स्टेप नहीं लेते, बड़ा काम नहीं कर पाते और बड़ी ऊंचाई पे नहीं जा पाते, अपनी प्रतिभा को नहीं पहचान पाते। पर दोस्तों पहचानना, आगे जाना है, हमने तय किया है, हम अगर यहाँ पे अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल के आ रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं तो अच्छी पोजीशन पे होना है, पहुंचना है, और दृढ़ता के साथ अपने आप को पहचानना। प्रदीप जी, आपने बहुत बढ़िया रिलेट किया कि हम अपनी प्रतिभा को, हम अपनी चीजों को पहचान नहीं पाते और हमें पहचानना चाहिए, है ना। तो चलिए, हम सब लोगों के अंदर जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा पोटेंशियल भरा है, क्योंकि इसका उदाहरण ये है कि हम आज से, अगर हम 4 महीने से इस फोरम पे जुड़े तो 4 महीने पहले हम ऐसा नहीं सोचते थे कि हम इतना अच्छा बोल पाएंगे, लेकिन आज हम बोल पा रहे हैं, कल उससे भी बढ़िया करेंगे। हमें एक प्रतिभा का एहसास हो, ऐसी हमें हर प्रतिभा का एहसास हो, है ना, और हम अपने आप को बाकी सफल लोगों से कम समझना बंद कर दें तो शायद चमत्कार होगा, है ना। तो दोस्तों, आज जैसे कि हम लोगों ने कहा था कल वाले टॉपिक पर रिएक्शन लेंगे, तो क्योंकि आज काफी लोग शायद उनकी कोई परेशानी या कुछ हो की वजह से नहीं जुड़े, पर फिर भी पंकज जी और दरवेश जी तो हैं और अश्विनी जी भी हैं, तो आज हम ऐसा करते हैं, उसमें कमेंट्स ही ले लेते हैं, है ना। कल टॉपिक जो खत्म करेंगे, टाइम बचेगा तो आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। तो मैं दरवेश जी को इनवाइट करता हूँ सर कि कल जो कंक्लूड किया था और उसमें आप कुछ उसको वैल्यू ऐड करें उसमें। या आप सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। और बहुत जबरदस्त, पहले तो मैं प्रदीप जी को बधाई दूंगा। कल वॉरियर में भी बिल्कुल आप छा गए थे, बहुत ही अल्टीमेट आपकी टॉक रही और बिल्कुल नबीतुली बातों में। और जो बोलना, एक जो अच्छा स्पीकर होता है और जो एक तरह से लर्नर होता है, जो सीख रहा होता है, उसमें सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि कम टाइम में हम अपना बेस्ट कैसे डिलीवर करें। कम समय में अगर कोई बहुत अच्छा बोल दे, अगर अपनी बातों को अगर दूसरे को समझा दे, तो वही एक अच्छे स्पीकर की पहचान होती है। और कल आपने उसको प्रूव किया है, बहुत बड़ा चेंज आपकी बातों में आया और अभी भी आपने बहुत बढ़िया टॉक की है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो चार्ज वर्ड एक माध्यम बन रहा है हम सभी लोगों को ग्रो कराने के लिए। और इसके लिए राजेश जी आप बधाई के पात्र हैं। ये आपके माध्यम से काफी लोगों के अंदर काफी अच्छा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। सर आपको भी बधाई, आपकी वजह से ही ये हो पाया है ना, तो बिल्कुल थैंक यू। दूसरा जो कल हम लोग जिस पर बात कर रहे थे, हम लोग अपने कर्तव्य के ऊपर बात कर रहे थे, तो बिल्कुल सही बात है। जो बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, एक देखो कितने छोटे सा टॉपिक है कर्तव्य अधिकार, और सब लोगों ने कितना बढ़िया इसके ऊपर डिस्कशन अपना रखा है, अपने विचार इसके ऊपर रखे हैं। तो बहुत सारी नई नई चीजें निकल के आई हैं। और ये यही मतलब इस मंच का जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो यही है, क्योंकि हर किसी के दिमाग में, हर किसी को भगवान ने एक अलग कुछ न कुछ शक्तियां सबके अंदर डाली होती है। हर आदमी का एक विचार करने का, सोचने का अपना नजरिया होता है और उसमें वो हमेशा एक्सेल होता है। जरूर नहीं कि मैं किसी एक टॉपिक में मेरे सबसे सर्वोत्तम विचार हो, दूसरा इंसान उसी चीज के बारे में कोई दूसरे एंगल से सोच सकता है, और फाइनली अगर उसका सार सबको मिल जाए तो फिर मजा आ जाता है। उस मतलब एक हमारी एक थॉट प्रोसेस क्रिएट हो जाती है उस विचार के प्रति। हाँ यार, ये टॉपिक है और हमें इस तरीके से इसको आगे अपनी लाइफ में, इसको डे टू डे के लाइफ में इसको
कह सकते हैं कि इंक्लूड करना है और इससे हमें अपना बेनिफिट लेना है। और बेसिकली पर्पस तो यही है कि हमें चीज़ों को जो हम सभी डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब हम बार-बार डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कहीं न कहीं जारी होती है। और जब भी कुछ इस टाइप की सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो हमारे पास एक कह सकते हैं कि एक मार्क होता है, पैरामीटर होता है कि हम वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, उस दिन हमने ये डिस्कशन किया था ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे, आज भी हमें इसको इस तरीके से यहाँ पे ये डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया था और मैं कल भी जब मैं 2-3 चीज़ें आई थी लास्ट टाइम पे, पर टाइम कम बच गया था, तो मैं उसको थोड़ा-सा कंक्लूड करना चाहूँगा। बिल्कुल, जो भी हम लोग कर्तव्य हैं, हमारे कर्म हैं, वो कहीं न कहीं उसके पीछे इंटेंशन क्या है, वो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं, उसके पीछे की अगर उसको पहले इंटेंशन देखें कि इससे इस पे कहाँ किसका कितना बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे एक कोई भी वीर सैनिक जो सैनिक होते हैं हमारे, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य पहले तो अपने माँ-बाप के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए होता है। लेकिन जब बॉर्डर पे होते हैं, तो फिर देश के लिए कर्तव्य होता है। तो लेकिन वहाँ पे वो ये नहीं सोचते हैं यार कि मेरा कर्तव्य तो अपने माँ-बाप के लिए भी था, मैं अपने परिवार के लिए भी है, मैं अपनी जान क्यों दूँ मैं? तो वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि अभी अभी मेरे यहाँ पे होने से मेरे सबसे बड़ा कर्तव्य अभी मेरा है क्या अभी? तो जहाँ पे ये इंटेंशन क्लियर हो जाती है कि बड़ा कर्तव्य अभी क्या है, तो वहाँ पे चीज़ें अपने आप हम डिसीज़न लेना लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो यही जैसे आतंकवादियों की बात करें, कहीं न कहीं देखा जाए तो जो जिहादी लोग हैं, उनको भी वो भी मोटिवेटेड हैं। अब उसमें भी एक एक जिहादी वो होगा, उसमें सपोज़ 100 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, 100 में से 20 ऐसे होंगे जिनका वाक़ई में उनका माइंड वॉश हो रखा होगा, उनको ये सब बता दिया होगा यार धर्म के नाम पे तुम्हें करना पड़ेगा, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ ये किया है। तुम्हें मतलब चुना गया है परमात्मा ने, भगवान ने, खुदा ने। और 80 लोग ऐसे होंगे जिनका उनका अपना पर्सनल लालच भी होगा। लेकिन उसमें डिफरेंस सबसे बड़ा कहाँ पे क्रिएट होगा कि भले जो 20% लोग हैं, वो भले चाहे वो उनके नाम पे उनके हमारे लिए वो जिहादी नहीं, उनके लिए वो एक तरह से सैनिक हैं, योद्धा हो सकते हैं वो। लेकिन जो कल के दिन अगर बात करें ना अगर कि पाप किसको लगेगा उसका या नुकसान किसका होगा, तो जो लोग उनको यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। अगर उसका पर्पज़ देखें, अगर पूरी दुनिया को पता है कि जो जितने भी ये धर्म के नाम पे जो दूसरे धर्म को जो खत्म किया जा रहा है, उसके पीछे किसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। तो वो जो मर रहे हैं वहाँ पे जाके वो उतने गुनहगार नहीं है जो उनके पीछे जितने बड़े गुनहगार हैं। तो इंटेंशन हमें हमेशा देखनी चाहिए जहाँ पे कभी भी हो, हम अगर हमारी इंटेंशन अगर क्लियर होती है तो उसका वो हमारे अंदर एक पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। जैसे मैं अभी कल राजेश से डिस्कस कर रहा था। एक हमारे जानने वाले हैं एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में देहरादून में, अभी उन्होंने बिज़नेस में जॉइन किया है। तो उनके रिलेटिव में कोई किसी ने किसी को मतलब दहेज या कह सकते हैं कि दहेज के लालच में शायद मार-मुर दिया होगा अपने परिवार की किसी बहू को। तो सब लोग उनको बचा रहे थे। तो इस लड़के को जब पता चला ये लड़का अभी 20-22 साल का लड़का है दिल्ली में, तो उसने उसको जब उसको पता चला और ये पता चला कि सब लोग सारे रिश्तेदार उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उसको बचा रही है, चाह रहे चलो जो हो गया, हो गया। अब हमें इसको बचाना है, इसकी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है इसकी और इसको मतलब बात खत्म करते हैं, रफ़ा-दफ़ा कर देते हैं। लेकिन उस लड़के ने दिल्ली से पूरा उस केस को दोबारा खुलवाया। जबकि वो उस लड़के को उसने कभी देखा नहीं था, उसको जानता नहीं था, उसको सिर्फ़ ये पता था कि एक गरीब बाप की बेटी है और हमें मतलब इसका सपोर्ट करना चाहिए, इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उसने यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के एसपी को, सबको बिल्कुल लगातार रिमाइंडर पे रिमाइंडर डाल के उसको दोबारा केस खुलाया और सारे रिश्तेदार उसके अपोज़िट हो गए। तो कह सकते थे एक बार के लिए कि उनके यार तुम आप सारे रिश्तेदार उनको कह रहे हैं हम तुमको बाहर निकालते हैं, तुमने रिश्तेदारी का वो खराब कर दिया। तो एक कर्तव्य एक तरह से पहले किसके था? रिश्तेदारी के लिए था उनका, काफ़ी क्लोज़ उनके रिलेटिव थे वो। लेकिन जो बड़ा कर्तव्य है वो किसके लिए है? एक समाज के लिए, जिसको उस लड़के ने निभाया उसको। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसकी बात को सुन के। मैं बोला यार वाक़ई में हमें हमें अब इस इंटेंशन ज़रूर देखनी चाहिए, वो फिर हमारे चाहे घर के ही क्यों ना हो। जैसे विभीषण का एग्ज़ाम्पल दिया था, राजेश जी ने बहुत बढ़िया दिया था। तो पता था यार कि रावण गलत कर रहा है, भले ही मेरा भाई है। तो यहाँ पे जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है यार कि जहाँ पे देश, समाज सबका नुकसान हो रहा है और हम सिर्फ़ एक कर्तव्य देख रहे हैं और मेरा भाई है, तो वो गलत हो जाती है। तो इंटेंशन जैसे कल मैंने बोला था कि आँखें आँखें क्या है? आँखें देखना क्या एक कर्म है। आँख देखना होगा, हम किसी आँखें तो बंद नहीं कर सकते किसी को देखते हुए, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या है? हम किस नज़र से किसी को देख रहे हैं। तो इसीलिए लिखा भी जाता है बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। तो काला का मतलब ये है कि मतलब एक तरह से शराब उसको मिल रहा है बंदे को, उसको गालियाँ पड़ रही है उसको, यार तू गलत नज़र से देख रहा है मुझे। और वही अगर ऋषि-मुनि होते हैं या बहुत संत जो सिद्ध महात्मा होते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती तो हम लोग उसको बड़ा वो अच्छा समझते हैं यार जो उनकी दृष्टि मेरे पर पड़ गई, अच्छे आदमी की है। तो कर्तव्य उसके पीछे इंटेंशन क्या है ये हमें अपनी क्लियर होनी चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमें अगर जहाँ पे डिलेमा हमारे अंदर आ जाए कि हमें ये करना है कि नहीं करना है, वहाँ पे
हमें ये देखना है कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है, कितने लोगों का भला हो रहा है। अगर एक आदमी के जान जाने से हजार लाखों लोगों का भला हो रहा है तो वो हमें जरूर सोचना चाहिए वहां पे। और साथ साथ में जो अपने कर्तव्य हैं वो तो खैर है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो थोड़ा सा टॉक लंबी हो गई है, ओवर टू अजय जी। सर मजा आया, कोई दिक्कत नहीं। और आपने बहुत अच्छा ये डिफाइन किया कि हमारी जो नीयत भी मायने रखती है ना, किस नियत, और एक इंडिविजुअल कर्तव्य है एक समाज के लिए। और उस समय पे हमें कभी सैनिक का बॉर्डर पे रहता है तो देश के लिए कर्तव्य, घर और अपनी फैमिली को पालना भी उसका कर्तव्य है। तो जब वो बॉर्डर पे रहता है तो उसका पहला वही कर्तव्य होता है। वाकई में बहुत बढ़िया चीजों से आपने कनेक्ट किया है ना। तो थैंक यू सर। अब हम चलते हैं पंकज कुमार जी के पास, और संगीता बंगवाल जी से मैं कहूंगा इसके बाद उनका करने तैयार रहें, है ना। पंकज जी। चलिए पंकज जी जब तक आते हैं तब तक हम सुनते हैं अश्विनी जी को। हेलो जी, इसके बाद संगीता जी तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, अश्विनी जी। सर, बहुत अच्छा बताया। इवन प्रदीप जी की टॉक तो हमेशा ही हेड्स ऑफ होती है, और दरवेश जी हमेशा की तरह एक मार्गदर्शक होती है ना, दूर से लाइट दिखती है हमें जिसकी दिशा में हम चलते हैं। सो उनकी मार्गदर्शन में ही चल रहे हैं। जहां तक कर्तव्य की बात है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो कर्तव्य के लिए ज्यादा एग्जाम्पलीफाई करने की जरूरत नहीं है, अधिकारों के लिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि हमें एक अधिकार मिला है, क्योंकि अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी कनेक्ट करता हूँ इस अपने सो कॉल्ड बिजनेस से ही सो हमें एक अधिकार मिला है। बोलते हैं ना कि चूजिंग द राइट पर्सन। सो राइट पर्सन सिलेक्शन हो चुका है। अगर कोई आप हमारी टीम में आया या मैं खुद आया हूँ किसी अपने स्पॉन्सर की टीम में, मुझे अधिकार मिला है और मेरा कर्तव्य है कि उसे पूरा करना। और प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात बोली। आज की जो टॉक है उससे सिर्फ एक निष्कर्ष निकलता है कि हम सबने शक्तिमान तो देखा ही है। तो बहुत अच्छा उसका एक लाइन है कि होता है आदमी को जब अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। सो धन्यवाद राजेश जी। बिल्कुल सर, जब होता है आत्मज्ञान कहलाता शक्तिमान। बिल्कुल। तो जब हम अपने आप को पहचान जाएंगे तो शक्तिमान बनेंगे। बिल्कुल। संगीता जी प्लीज। संगीता जी के बाद रश्मि जी को इनवाइट करेंगे। संगीता जी प्लीज आप अपने विचार दें। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ संगीता जी आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। तो पहले तो मैं जयधारी माँ से स्टार्ट करूंगी क्योंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग तो अंग्रेजों की भाषा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो फिर अभी मैंने जो सर की बात सुनी थी, सर ने बोला कि आर्मी वालों का कर्तव्य बॉर्डर पे रहता है, तो उसके लिए भी मतलब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे हस्बैंड ने जो बता रखी मुझे कि हम लोग को एक कसम दी जाती है कि तुम अपना घर परिवार छोड़ के अगर लड़ाई लगेगी तो तुम्हारा पहला कर्तव्य ये होगा कि तुम अपने मतलब देश की सेवा करें। तो अगर ऐसा कभी लड़ाई लगे तो उन्होंने पहले बोला था कि हमारा घर का कर्तव्य हमारा कुछ नहीं, हमारा देश के प्रति कर्तव्य है। तो वो भी एक मतलब एक जब जॉब पे जाता है इंसान, मतलब एक नौकरी करने के लिए जाते हैं लोग, तो कुछ ना कुछ करते हुए रहते हैं, लेकिन ये निभाने के ऊपर बात है। कोई तो बहुत, और ये बात वाकई में सच है क्योंकि मेरे कई जान पहचान वालों ने बताया ये चीजें कि जो चीजें हो रही है। तो अगर इंसान हर जगह अपने कर्तव्यों को निभाने लग जाएगा ना तो हमारा जो देश है वो बहुत आगे, बहुत तरक्की पे चला जाएगा। मतलब इतना अच्छा हो जाएगा, जैसे समझ लो जैसे विदेश में जैसे कहीं अपने अपने रूल्स सब फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमारे देश में ना कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। तो जो सर ने बोली आज उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि अगर हर कोई अपने अपने कर्तव्य को निभाए तो हर कोई, आज हम भी बहुत अच्छी ऊपर जा सकते हैं। एंड दूसरी चीज है, हमारे यहाँ पर जैसे मैं देखती हूँ ना, नाली नूली जो साफ करने वाले लोग हैं उनको सब लोग ऐसे घृणा से देखते हैं जैसे कि इनकी कोई वो नहीं होगी, जबकि गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। बट अगर कोई मान सम्मान मतलब जो स्वच्छता अभियान का काम कर रहे हैं उनके प्रति कोई समर्थन हो जाए, तो जैसे विदेशों में आप जानते हो कि जो एक नाली साफ करने की सैलरी अधिकारियों से ज्यादा होती है, फिर भी जो जो जिस हिसाब से काम करता है, तो हमारे यहाँ ना इन चीजों को कोई वो नहीं है।
तो इसमें कोई ज्यादा लोग सफाई में भी ध्यान नहीं देते, हर चीज फॉलो नहीं करते, हर चीज अपने अपने उससे रहते हैं। तो अगर इन चीजों का थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हमारे अभी देश भी मतलब काफी तरक्की पे चल सकता है। और बस मुझे भी अभी से वही बोलना है क्योंकि टाइम भी नहीं है। थैंक यू संगीता जी, जबरदस्त आपने बोला। और मैं बताऊं सबको कि उनके हस्बैंड जो हैं एयर फोर्स में हैं और उन्होंने बहुत अच्छा रिलेट किया कि उन्हें कसम दिलाई जाती है कि पहला कर्तव्य देश के लिए होगा और एक घर परिवार आप छोड़ दोगे जरूरत पड़ने। तो बाकी संगीता जी आपने बहुत सही कहा, सफाई वगैरह का कर्तव्य, दूसरों को रिस्पेक्ट देने का कर्तव्य हम निभाएं और बॉर्डर पे हर जगह अपना कर्तव्य अगर हम अच्छे से निभाएं तो हमें हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। और लोगों को जैसे जैसे एहसास हो रहा हम उसको जरूर पढ़ रहे हैं। रश्मि जी के बाद हम नितिन जी के पास आएंगे, उसके बाद आशीष जी। क्या आप कंटिन्यू करिए, मेरे साथ राव्य है ना, तो फिर बाद में मैं अगर मेरे को फिर मौका मिलता है तो कंफर्टेबल होंगी तो हैंड रेज कर दीजिएगा। हाँ ठीक है भैया। तो इनवाइट करते हैं नितिन जी को। ओके, आई थिंक वो भी कंफर्टेबल अभी नहीं है, तो हम आशीष जी के पास चलते हैं। नमस्ते सभी साथियों को। और बहुत अच्छा लग रहा है, कर्तव्य और अधिकार इतने अच्छी तरीके से क्लियर शायद जीवन में पहली बार हुए हैं। और अभी सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, जहाँ कर्तव्य होते हैं वहां पूरे पृथ्वी की गद्दी, पूरे पृथ्वी का राज्य दो भाइयों के बीच 14 साल तक फुटबॉल की तरह चलता है। और जहां अधिकार की बात आती है, जहां पे अधिकार की हम लोग बात करते हैं, वहां पे महाभारत हो जाती है। अधिकार और कर्तव्य में बस इतना सा ही फर्क है। जब कर्तव्य की बात होती है तो रामायण राम राज्य आता है, और जब अधिकार की बात होती है तो महाभारत आता है और सर्व विनाश होता है। धन्यवाद। ओवर टू राजेश। वाह आशीष जी, आपने पंच लाइन दे दी है ना, कि जहाँ पे अधिकारों की बात आती है तो विनाश ही होता है, जहाँ पे कर्तव्य की बात आती है तो राम राज्य बनता है। वाह, बहुत बेहतरीन। और अभी और कोई बोलना चाहेगा तो हैंड रेज कर सकता है ना। अभी हमारे पास है 10-15 मिनट का टाइम, तो नहीं तो हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। और चलिए, अभी आई थिंक सबने बोल लिया, तो एक बार थोड़ा सा और डायरेक्शन देने के लिए मैं प्रवेश जी को कहूँगा कि अगर वो कहना चाहते हैं तो और दिशा इसको दें। बिल्कुल राजीव, काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आशीष जी तो बिल्कुल जबरदस्त। मैं दोबारा भी अभी सुनने के लिए अभी रखा है, रिकॉर्डिंग रखा है आशीष जी को, मैं इनको जरूर सुनूंगा एक बार फिर से। और संगीता जी को हम लोग सैल्यूट करेंगे कि आप एक आर्मी से बिलोंग करते हैं और वाकई में बहुत टफ लाइफ होती है। हमारे फादर इन लॉ भी आर्मी में है और हम उनको देखते हैं कितना बड़ा त्याग वो लोग करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए। और ये एक मतलब पैसा कोई बहुत बड़ा वो मायने नहीं रखता है। जहाँ पे पैसा तो इंसान कहीं भी कमा सकता है, लेकिन वहाँ का जो बेस्ट जो मोटिवेशन होता है वो वाकई में वो कर्तव्य ही होता है। अगर आदमी पैसे के लिए, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो आर्मी छोड़ के घर आ जाते हैं, बहुत जल्दी 4-5 साल में आ जाते हैं, अपना काम शुरू करते करना। लेकिन एक कहीं ना कहीं उनके अंदर बचपन से एक कुछ लोगों के अंदर ये भी भगवान ने चुना है उनके लिए, कह सकते हैं हम लोग, कि उनके अंदर एक देश सेवा की भावना डाली होती है कि वो सबसे पहले उनका जो पैशन होता है वो आर्मी में जाना ही होता है। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं। मेरे एक हमारे कजिन ब्रदर हैं, वो अभी लड़का अभी 19 साल का अभी है, बहुत टैलेंटेड पढ़ने में। उसने उत्तरांचल टॉप के हाई स्कूल में, इंटर में सुपर डुपर। मैं उसको बोलता हूँ यार तो कोई और फॉर्म भर ले, कुछ नहीं भैया मुझे तो सिर्फ आर्मी में ही जाना है। मतलब उसको दिमाग में पता नहीं क्या उसका बचपन से वो इकलौता लड़का घर पे है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार कि वाकई में ऐसे भी हमारे देश के लोगों के अंदर भावनाएं अभी हैं, बच्चों के अंदर भी इस टाइप की भावना है। तो बहुत अच्छा संगीता जी, आप हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। और बहुत सारे बलिदान देने होते हैं कि आर्मी फैमिली को हर जगह। मतलब देखो पूरा एक तरह से आप भी आर्मी में ही है। मतलब जो मैंने देखा अपनी सासू जी को देखा, जो बच्चों को किस तरीके से वो लोग संभालते हैं। और अब आप एक दूसरे तरीके से जिम्मेदारी आपने उठाई है बिजनेस के माध्यम से, तो एक बहुत बढ़िया सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में। सबके लिए एक स्पिरिट तो रहती है सबके अंदर। और जहां तक बात ये कर्तव्य और अधिकार की है, अभी आशीष जी ने तो बहुत मतलब ये गागर में सागर इसको बोला जाता है, वही भर के दिया है।
ये टॉपिक निकला था कहीं और से, और देखो कि सार कितना समा गया है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत कम लोगों की तरह क्वालिटी होती है गागर में सागर बनना। और ये सच्चाई है कि अगर हम लोग महाभारत को देखें तो एक कर्तव्य की कहानी और एक पूरा आपका अधिकारों की लड़ाई है। अधिकार तो अधिकारी समझना जरूरी है, जैसे शिखा जी ने बोला, आज तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने बोला था कि अपने को अधिकारी समझना चाहिए। अधिकारी नहीं समझेंगे तो फिर तो हमारे अंदर वो गुण आ ही नहीं सकते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि मुझे ध्यान है कि जब मैं एज एग्जीक्यूटिव मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी 2006 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और जब मैं उसके बाद में मैं मैनेजर बन के मुझे बहुत बड़ा एरिया मिला था पूरा उत्तरांचल और वेस्टर्न यूपी का, तो मुझे भी लगा और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को भी लगा यार कि आपके अंदर काफी चेंज आ गया है। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था, मतलब ऐसा मतलब अचानक ऐसी जिम्मेदारी आ गई, तो वो मतलब गुण भी हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं जो हम अपने को अधिकारी समझते हैं। यार मैं इतना बड़ा एरिया मेरे पास जिम्मेदारी आ गई है। बहुत बार आपने देखा होगा कि परिवार का जो बड़ा बच्चा होता है उसको उसके अंदर एक अलग ही चेंज होता है, एक छोटे बच्चा जो नटखट टाइप का होता है वो आपने, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे अंदर एक जिम्मेदारी है, अपने को अधिकारी समझते हैं एक तरह से। या बहुत बार अनफॉर्चुनेटली अगर किसी फैमिली में जो फादर जो मेन जो पर्सन होते हैं वो अगर नए दुनिया छोड़ देते हैं, तो वहां पे भी सारे बच्चे अपने को एक तरह से एक मतलब एक अधिकारी समझते हैं, मुझे करना ये काम कर्तव्य का भी होता है, और एक कहीं कहीं से अपने को उत्तराधिकारी समझते हैं, अब ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, लेकिन डेफिनेटली हमें अपने अधिकारी भी समझना है। और मैं जैसे मैं ब्रह्म कुमारी को फॉलो करता हूँ, तो वहां भी मतलब परमात्मा के जो वाक्य होते हैं वो यही कहते हैं कि पहले अपने आप को अधिकारी समझो। जब आप अपने को भगवान के अधिकारी समझोगे तो तभी आप क्या हो सकता है कि चीजें आपके अंदर वो गुण आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अधिकारी नहीं समझोगे आप, वो वहाँ पे परमात्मा जी सबसे अच्छा बात उसके अंदर ये लगता है, मतलब ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो परमात्मा कहते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि अगर अभी तक क्या था, तुम लोग मांग रहे थे मुझसे, भिखारी बन के तुम मेरे पास आते हो, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें। तो एक अगर हमारे बच्चा सपोज कहीं खो जाएगा और मतलब बचपन में जो कुएं में बिछड़ जाए कोई बच्चे अगर, और भिखारी बन के हमारे पास आए कि दे दो अंकल कुछ दे दो, कुछ भी XYZ, तो शायद हम उसको कितना देंगे, 10 रुपए 5 रुपए देंगे उसको, ठीक है ना, थोड़ा दया कर लेंगे उसके ऊपर। लेकिन वो यार अधिकार के साथ आ जाए, या हमारे बच्चे क्या मांगते हैं हमसे, कभी नहीं मांगते हैं, बिल्कुल अधिकार से मांगते हैं। अधिकारी समझते अपने आप को, लड़ते हैं झगड़ते हैं रोते हैं, और जब तक हम देते नहीं तब तक मांगते नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस रहा है कि हम लोगों ने, हमें वो सब चीजें मिली क्यों नहीं आज तक। अगर भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान तो के पास तो सब कुछ है ना, ये पूरी पृथ्वी जो बना रखी है, इस दुनिया में जितनी सुंदरता है, जितने हम मतलब जहां भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहां पे आपको अलग ही ब्यूटी दिखाई देगी। मुझे अच्छे से ध्यान है, हम लोग केदारनाथ गए थे अभी नवंबर में, केदारनाथ बद्रीनाथ, वहां की सुंदरता मतलब असीम सुंदरता, वहां से वापस आने मन ही नहीं करता वहां पे। यार यहाँ इतनी ये जगह भी दुनिया के अंदर बनी हुई है। फिर हम अभी फरवरी में हम लोग आसाम गए थे, वहाँ की अलग ही ब्यूटी वहाँ की है, चेरापूंजी वगैरह वो सारा हम जगह देखी है। तो भगवान ने तो इतनी बढ़िया सुंदर जगह बना रखी हमारे लिए, लेकिन हम उसको भोग नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें भिखारी तरह मांग रहे हैं, हम अपने को अधिकारी नहीं समझते हैं। हमें तो हम लगता है ये भगवान बस दे दे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए उसके सामने सुबह शाम मंदिर में जाके, बस पैसा दे दे, ये दे दे, वो दे दे। वो कहता भैया तुम तो मेरे संतान हो यार, तुम अपने को अधिकारी समझो, जो गुण मेरे अंदर है वो गुण तुम अपने अंदर धारण करो, ऑटोमेटिक तुम्हारा जो जो मेरा वो सब कुछ तुम्हारा है। तो छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमें राजेश जी आपने बहुत अच्छे तरीके जो टॉपिक आपने लिया है, तो कहीं ना कहीं मतलब सुना तो मैंने भी था, जैसे हम लोग सब कहते हैं ना पोथी पढ़े जग मुया तो वही वाली कहानी है कि सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसको लाइफ में अप्लाई कैसे करना इन चीजों को। तो वो इस मंच के माध्यम से वो चीजें समझ में आ रही है कि हमें डेफिनेटली हमें पहले अधिकारी भी अपने को समझना है। अधिकारी सिर्फ समझा जा सकता है, अधिकार का मतलब ये नहीं कि हम फिर जाके मैं भगवान का बच्चा हूँ तो बस बल दो चार को मारना शुरू कर दूं कि वो देख लेगा सब कुछ। अधिकारी के साथ तो फिर जिम्मेदारी भी आ जाती है, कर्तव्य भी आ जाते हैं साथ में। जैसे हमारे मैनेजर साहब हैं प्रदीप जी हमारे साथ में हैं, उनको पता है कि एक मैनेजर के एक अधिकारी भी बैंक के लिए जिम्मेदारी भी है। मैं देखता हूँ कि 7-7 8-8 बजे तक बैंक में बैठे होते हैं बहुत बार, तो कर्तव्य भी साथ में जुड़ जाते हैं। ओवर टू राजेश जी। बिल्कुल सर, अगर जिम्मेदारी वाले व्यक्ति को अधिकार मिले तो मतलब जो जिम्मेदारी है अधिकारी भी उसी की होनी चाहिए, अधिकार भी उसका होना चाहिए जो जिम्मेदार है। और अगर मैं कल इसी टॉपिक पे आने वाला था कि अधिकार हम जब किसी चीज पे मानते हैं तो वो किस रूप में होता है, क्या हम जिम्मेदार हैं उस अधिकार को लेने के लिए, क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य हमें समझ आता है, और उसके बाद हम अधिकारी बन जाएं और अधिकारी बन के
कि बिल्कुल परमात्मा, हम तेरे बच्चे हैं और मुझे ये गाड़ी चाहिए, मैं गाड़ी तो छोटा शब्द है, पर लाइफ में जो भी चाहिए मुझे ये चाहिए, आपको देना पड़ेगा। जैसे माता पिता से हम जिद करते हैं और उसमें परमात्मा से वो अपना अधिकार समझ के उससे हम बोलें, अपनी बात रखें, जरूर मिलता है। और इससे कहते हैं अफर्मेशन, है ना, बिल्कुल रिलेट है। और पावर के साथ अधिकार किस तरह से जुड़े होते हैं, क्या गलत है क्या सही है, इस पे कल एक बार और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जहाँ पे अधिकारों की बात होती है वहाँ पे पावर्स की बात, शक्ति की बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि शक्ति के साथ जो अधिकार जबरदस्ती लिए गए उससे दुनिया में बहुत बड़ा बिखराव आया, विकृति आई। लेकिन अब दुनिया सुधरने की तरफ है। बहुत सारे विचारक इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जो जबरदस्ती किसी को दबा के पावर के बल पे, शक्ति के बल पे जो अधिकार हासिल किए कुछ लोगों ने, तो वो अधिकार ऐसे थे, उन अधिकारों के कारण एक व्यक्ति के अधिकार के लिए पता नहीं कितनों को मारा काटा गया, कितनों को दबाया गया, कितनों को बहुत सारी चीजें करी गई। और किस तरह से लोगों ने कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो हमारे देश का भी इतना इस लेवल पे पहुंचा, इतनी भ्रष्टाचार, इतना चीजें हुई, है ना, पावर। और दूसरी बात क्या है कि कई बार हमने अपने कर्तव्य को इसलिए छोड़ दिया कि ये सुविधाजनक नहीं था। तो ये टॉपिक कल का दिन रहेगा, 10 मिनट इस पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहाँ पे इतना लंबा टॉपिक हमने किया, तो कल एक बार हमें ये भी समझना पड़ेगा कि शक्ति के साथ किस तरह से अधिकार आते हैं, उसके क्या परिणाम है। और जब हम अपनी सुविधा देखते हैं तो हम किस गर्त में चले जाते हैं और किस चलते ही चले जाते हैं, हमारी आने वाला टाइम और गड्ढे में चलता चला जाता है। उससे बचने का क्या तरीका, और आज हम रुक जाएं तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो दोस्तों, आप में से कोई कुछ बोलना चाहता हो तो अभी 2-3 मिनट का टाइम है, बाकी नहीं तो हम वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर कोई बोलना चाहे। नहीं तो दोस्तों, आप लोगों के जुड़ने के लिए, हाँ प्रदीप जी प्लीज। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने लाइफ लाइन भी कहता हूँ मैं सर को हमेशा। तो बड़ा मतलब अच्छा इन्होंने अभी बताया, इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए हम लोग जो भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसमें सिचुएशन के अनुसार करते हैं, तो ये काफी अच्छा लगता है। और होता है ना कि अल्टीमेट जो एक गोल है, हम लोग जिनसे मांगते हैं वो ईश्वर है, हमें पूरे खुले होकर उनसे मांगना चाहिए, वो देंगे, जरूर देंगे। और मैंने ये पाया ना कि जब भी मैं, होता है ना कि अधिकार की बात हो रही है, तो जब भी मैं ऑफिस में होता हूँ ना, तो बिल्कुल ही अलग ही चेंज होता है। बिल्कुल ड्रेसअप पे रहते हैं तो वहां पे जाकर के बिल्कुल अलग ही रहता है। तो वहाँ फिर वही आता है कि साम दाम दंड भेद करके बिल्कुल अपने अधिकारों का यूज करना है, और अपना जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं उसको प्रॉपरली पूरा करना है। उसके जितने भी कर्तव्य हैं, हमारे जितने भी प्रॉफिट है, जिनसे हमें सैलरी मिल रही है, उनके जितने भी हमारे कर्तव्य हैं उनको पूरा अच्छे से, जो भी हमें करना चाहिए बहुत अच्छे से करना है। तो हमें लाइफ में इसी तरह से मतलब काम करना है। और अब मैं एक बार और थैंक यू बोलना चाहूंगा कि अपने राजेश बिजलवान जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है। बहुत बढ़िया, मतलब कहीं ना कहीं से हम लोग इस चीज में मतलब निखर रहे हैं। ये मेरे को मतलब अभी थोड़ा सा, और होता है ना कि अब मेरे को जब लगता है कि यार मेरे को सुबह की स्टोरी सुनानी है, तो फिर होता है कि उसमें वो ना पता दिमाग में ऐसे मतलब फीड हो जाती है कि यार बहुत अच्छा उसका मतलब डिलीवर होती है वो, तो धीरे धीरे उससे क्या होता है कि याद भी हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हम सब लोगों को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और धीरे धीरे हम लोग निखर रहे हैं, और बहुत धीरे धीरे हम लोग, और आगे हम लोग, सक्सेस बहुत दूर नहीं है और धीरे धीरे हम लोगों को सफलता मिलेगी। ओवर टू द हाउस। थैंक यू प्रदीप जी, बहुत सही समय पे आपने टॉक खत्म करी, कटने वाला है। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, उत्साह भरा हो, जोश भरा हो और आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। इसी आशा के साथ में आज हम इसको बाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे नए जोश, नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक वही है, पावर, शक्ति, शक्ति के साथ अधिकार और अपनी सुविधाजनक अधिकार। तो इन चीज में आप चाहें तो इसमें तैयार भी कर सकते हैं। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।